दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्यूटर एसआरएस पर। जैसा कि आप लोगों को हिंदी के अध्याय 4 के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है, क्रिया, तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज शब्दों के बारे में बताया गया है, जिससे कि आप लोग पहले उसका अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमारे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम का संभावित डेट मान के चलिए कि मार्च के लास्ट तक होने की संभावना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 में जो सब्जेक्ट का नाम है, जैसे कि पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु क्या क्या होती है, जो कि एग्जाम पूछे जाते हैं कि बाल्योपयोगी पत्रिकाएं क्या क्या होती हैं, समाचार पत्र क्या होता है, ये किसके अंतर्गत आता है, इन सबों के बारे में हम इसमें विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 5, जिसका शीर्षक है पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तुओं को पढ़कर समझना। तो देखिए हम इसमें कुछ आगे लिखे हैं, जैसे कि छात्रों को हिंदी भाषा के ज्ञान के लिए जरूरी है कि छात्रों को कई एवं विभिन्न पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन कराया जाए, जिससे कि छात्र दूसरे पुस्तक को पढ़कर एवं समझकर उसका अर्थ जान सकें एवं उसके बारे में अपने शब्दों में लिख सकें। यानी इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो छात्र होते हैं उन्हें कई पुस्तकों का अध्ययन कराने के लिए बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। और जो भी बच्चे होते हैं, ये छात्रों को क्या किया जाता है कि किसी भी दिन, हफ्ते में एक दिन, किसी दिन उनको सामूहिक बैठा के क्या नाम है कि इसमें अंताक्षरी हो या पाठ्य वस्तुओं से कुछ भी कविताएं हो, गद्यांश हो, कहानी हो, उसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए, जैसे कि बच्चे इसको सुनने में बहुत ही आनंदित होते हैं, खुशी महसूस करते हैं और उसमें जो ज़्यादा रुचि लगाते हैं। और ये जो भी कहानियाँ होती हैं उससे बच्चे सुनते भी हैं और खेल कूद में बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं और ये इनके दिमागों में अच्छी तरह से बैठ जाता है। इसलिए बच्चों को कई सारी किताबों के बारे में या कहानियों के बारे में बताना चाहिए। चलिए ये रहा हमारा, इसमें अध्याय में हम लोग यही पढ़ेंगे। दूसरा है पाठ्य वस्तुओं को पढ़ने के उद्देश्य। जैसे मान लीजिए कि जो अपना सिलेबस होता है वो तो छात्र पढ़ते ही हैं, उनको अदर पाठ्य वस्तुओं को पढ़ने के क्या उद्देश्य होने चाहिए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें कई उद्देश्य होते हैं, जिसमें पहला है कि पठित विषय वस्तु का केंद्रीय भाव ग्रहण करना। दूसरा है पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना एवं उसके कहानी, चुटकुला एवं चित्र वर्णन के द्वारा उनके भाव को ग्रहण करना। यानी कि जो भी पाठ्य पुस्तकें होती हैं उसमें कुछ भी जो भी लिखा रहता है, जो भी कहानी हो, कविता हो, चुटकुला हो, और आजकल की जो भी पुस्तक नए आ रहे हैं वो चित्र वर्णन अधिक आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे उसको ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, कलरफुल आ रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में, आधुनिक समय में बच्चे चित्र वर्णन से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ज़्यादा बच्चे समझ रहे हैं। इसलिए बच्चों को चित्र वर्णन के माध्यम से भी बच्चों को हफ्ते में एक दिन पढ़ाना चाहिए। इसमें फिर हमारा तीसरा पॉइंट है जो भी उस पाठ्य पुस्तक में शोक, भय, आश्चर्य जो भी दिया है उस विषय वस्तु के अनुसार पढ़ना। यानी कि देखिए, जब भी हम पाठ्य पुस्तक किसी चीज़ का वर्णन करते हैं तो उसमें कहाँ शोक दिया गया है, कहाँ हर्ष है, कहाँ हमको किस विषय, किस भय है, कहाँ आश्चर्य हो रहा है, उस अगर अनुसार से हम पढ़ते हैं तो हमको कहानी या कविता पढ़ने में बहुत आनंदित होता है। उससे बच्चे भी महसूस करते हैं और उसको अच्छी तरह से पढ़ने में रुचि रखते हैं। इसलिए जो पॉइंट जहाँ है उसको उस हिसाब से पढ़ना चाहिए, बताना चाहिए बच्चों को। चौथा पॉइंट है हमारा पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते समय शुद्ध एवं अशुद्ध वर्तनी में अंतर स्पष्ट करना। इसमें यह बताया गया है कि जब भी हम पाठ्य पुस्तक अपना वाचन करते हैं तो उसको पढ़ते समय हमको शुद्ध वर्तनी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुद्ध वर्तनी का अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो हम उसको स्पष्ट पढ़ नहीं पाएंगे, स्पष्ट बोल नहीं पाएंगे, स्पष्ट लिख नहीं पाएंगे। इससे क्या हो गया कि जो हम उसका शब्दार्थ करना चाहेंगे, उसका अर्थ बनाना चाहेंगे, वो हमारा अशुद्ध हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है
कि जब भी हम पाठ्य पुस्तक अपना वाचन करें उसमें हमको वर्तनी का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा कि अन्य पाठ्य वस्तुओं को पढ़ने से लाभ। आप लोग के मन में यह बात चलता होगा कि मैं क्यों दूसरे पाठ्य वस्तुओं को पढूं, अपना सिलेबस तो पढ़ नहीं पाते हैं, दूसरा सिलेबस हम क्यों पढ़ें। तो इसका पढ़ने का क्या लाभ होता है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने सिलेबस से हट के अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या लाभ मिलता है आपको। चलिए इसका निम्नलिखित लाभ है, हमने 2-3 पॉइंट यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, छात्र छोटे छोटे वर्णों के प्रयोग से शब्दों का निर्माण करना सीख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब हम लोग छोटी कक्षाओं में जब पढ़ते हैं तो उसमें वर्णों के बारे में बताया जाता है। सबसे स्टार्टिंग होता है हमारा वर्ण के बारे में, तो यानी कि क ख ग अ आ ई ये सब जितने भी होते हैं हमारे वर्ण होते हैं, और इनके बारे में जब हम अध्ययन कर लेते हैं उसके बाद हम उसको शब्द बनाने के लिए सीखते हैं कि 2 शब्द मिलके, 2 वर्ण मिलके एक शब्द बनते हैं, जैसे कल, जल, ये सब हमारे जब हम वर्णों को जान जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं या शब्दों को लिखने के लिए जानते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है इसमें कि छात्र उसको पढ़ने से उसमें सार्थक एवं निरर्थक वाक्य को अलग कर के पढ़ना सीख लेता है। यानी कि जब बच्चों को जब वर्णों के बारे में जानकारी हो जाएगी तो उसमें सार्थक और निरर्थक क्या वो कह रहा है, क्या वाक्य है, इसके बारे में वो अलग करके पढ़ लेगा। देखिए आप लोग को जो हम क्रिया के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो उसमें आप लोग को उस वाले वीडियो में यानी कि अध्याय 4 वाले वीडियो में आपको सार्थक और निरर्थक के बारे में बताया गया है। तो आप लोग सार्थक और निरर्थक शब्द क्या होते हैं इसको उस वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अध्याय 4 होगा, अध्याय 4 में उसके बारे में विस्तार से बताया गया कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जब वो बच्चा पढ़ेगा तो उसमें उसको जानकारी ये मिल जाएगी कि कौन सा शब्द सार्थक है, कौन सा शब्द निरर्थक है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि छात्र जो पाठ्यक्रम पढ़ते हैं उस पर अपने विचार प्रस्तुत करने लगते हैं। ये देखिए कि जो भी बच्चा जो भी पाठ्यक्रम पढ़ता है, जो भी अध्याय पढ़ता है, उसके बारे में जब वो पढ़ लेता है तो उसमें अपना विचार प्रस्तुत करता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। जैसे कि आप लोग एक कहानी सुने होंगे, वो बहुत ही प्रचलित है, सभी लोग सुने होंगे कि एक गड़ेड़िया था जो कि अपने गांव से बाहर चरवाई के लिए जाता था और वो वहाँ से झूठ मूठ में ऐसा किया, उसके बाद से गांव वाले ने उनको वहाँ से गए एक बार, दोबारा नहीं गए। तो ये सब जो कहानी होती है इसका आप लोग पढ़ने से क्या होता है, भटक खुलता है और बच्चे इसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं, तो इसका भी अध्ययन करना चाहिए। अब देखिए चौथा पॉइंट है कि अन्य पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करने से छात्र के मन में चिंतन, मनन एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। यानी कि जब हम दूसरे पाठ्य वस्तु पुस्तकों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे मन में सोचने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, हमारी कल्पना करने की क्षमता बढ़ जाती है, हम अपने मन में उसके बारे में सोचने की क्षमता बढ़ जाती है कि वो क्या कर रहा है, क्या ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। उसके बारे में क्या होता है, जब हम कई पुस्तकों का जब पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो हमारे मनन, चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास होता है। चलिए अब हम 5वां पॉइंट है इसका कि छात्र उस पाठ्य पुस्तक को पढ़कर उसका सारांश अपने शब्दों एवं अपने वाक्यों में लिख सकता है। यानी कि मान लीजिए आपको कोई एक अध्याय दे दिया जाए पढ़ने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको यही पढ़ा रहे हैं, तो जिस दिन हमारा ये पाठ्य पुस्तक के बारे में ख़त्म हो जाएगा उसके बारे में आपको पूछा जाएगा तो आप लोग उसके बारे में अपने मन से विचार उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको अपने शब्दों में, अपने भावों में, अपने विचारों के माध्यम से उसको लिख सकते हैं। तो ये रहा इसमें 5 पॉइंट, एग्जाम में पूछेगा इसमें 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर 5 पॉइंट बता दिया गया है।
इसमें आपको पाठ्यवस्तुओं के उद्देश्य और उससे क्या लाभ होते हैं अन्य पाठ्यवस्तु पुस्तकों को पढ़ने से, इसके बारे में बताया गया है। और आपको इसमें ये वाला वीडियो इतना ही पर रहने दे रहे हैं। अब अगला वीडियो आपको जो आप लोग दिखेगा उसमें हम बताएंगे औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर होता है, और औपचारिक क्या किसे कहते हैं, उसके भाषा का विकास कैसे होता है, इसको आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तब तक आप इसको बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अन्य पाठ्य पुस्तकों से पढ़ने से क्या लाभ होते हैं, इनके बारे में आपको कुछ इसके सहायक पुस्तक भी होते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। उसको हमने लिखा नहीं है, लेकिन एक बाल उपयोगी पत्रिकाएं होती हैं, समाचार पत्र होता है, अन्य बालक साहित्य, चित्र, अपठितांश, यानी कि इसमें चित्र वर्णन जो होता है उसका अहम योगदान रहता है। जब बच्चों को चित्र के आज के आधुनिक युग में अगर बच्चों को चित्र वर्णन के माध्यम से अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चे ज़्यादा उसको देख के उत्साहित होते हैं, उसको पढ़ने में रुचि रखते हैं। इसलिए आज के आधुनिक समय में बच्चों को चित्र वर्णन के माध्यम से पढ़ाना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में वो पढ़ेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।